हेलो बच्चे लोग, तो आज हम फटाफट रिवीजन में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी अब देखिए, जो आपकी बल्ब वगैरह ये सारी चीजें चल रही हैं, फैन वगैरह चल रहा है, वो सब किसकी वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? तो ये जो आपकी एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से या तो वो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, या फिर जो दूसरे चार्ज ने इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है उसे एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। अब हर चीज़ की एक यूनिट होती है। जैसे आप मार्केट से भी कुछ खरीदने जाते हैं तो उसकी यूनिट होती है ना, कि कितने केजी लेना है, कितने लीटर लेना है, या फिर कोई कपड़ा वगैरह खरीदना है कितने मीटर खरीदना है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज की भी यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, जिसको हम किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब अगला है अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो नेगेटिव चार्ज जो होता है, आपको पता है प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। तो जब आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है, जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। जो आपके दोनों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए? जो आपके दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना। एक का पोटेंशियल हायर होना चाहिए। अगर देखो दोनों ही बैलेंस होंगे तो चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ मूव ही क्यों करेगा, है ना। अगर दोनों जगह बैलेंसिंग है, अगर देखिए दोनों जगह सेम ही वेट है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों ही उठा के रखेंगे, है ना। अब दोनों तरफ अगर बैलेंसिंग नहीं है, एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा वेटेज है, तभी तो हम ज्यादा से कम वाले की तरफ डाल के दोनों साइड इक्वल करेंगे ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं तो चार्ज क्यों फ्लो करेगा? तो चार्ज कब फ्लो करता है? जब दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जो आपका चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है और क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक एक करके जल्दी से फटाफट उन प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस मतलब जो डिफरेंट नेचर के चार्जेस होते हैं। जो डिफरेंट नेचर के चार्जेस है, यानी कि अगर एक इधर पॉजिटिव रखा हुआ है एक इधर नेगेटिव रखा हुआ है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वहीं अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेस है, यानी अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ठीक है। क्योंकि दोनों के पास सेम लेवल ऑफ पावर है, सेम लेवल ऑफ पावर, दोनों लड़ के एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो कुछ पॉजिटिव की पावर्स होंगी, नेगेटिव की पावर्स अलग होंगी, तो दोनों एक दूसरे को मतलब जानेंगे, देखेंगे कि क्या है ना। तो अगर दोनों अलग चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर दोनों का सेम है तो वो एक दूसरे के बारे में क्या ही जानेंगे, तो वो क्या होगा? रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागे कि भाई तेरे बारे में तो मेरे को सब पता है, क्या जानूं मैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व होते हैं मतलब कि ना तो उन्हें क्रिएट किया जा सकता ना उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता, उन्हें बस ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, उन्हें क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक कंजर्व क्वांटिटी होती है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है मतलब कि जो आपका कोई भी जो मैटर होता है, जो आपका कोई भी मैटर होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? जो फंडामेंटल यूनिट है चार्ज की, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सब उसके मल्टीपल इंटीग्रल होंगे, है ना। मतलब आपका कोई भी मैटर में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो फंडामेंटल ऑफ यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि Q इक्वल्स टू N, यानी कि आपका जो चार्ज है वो फंडामेंटल ऑफ चार्ज का है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है।
तो जो आपका जो टोटल चार्ज होता है वो फंडामेंटल ऑफ चार्ज का यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एन मतलब क्या होता है, जहाँ पे एन आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 डैश जितने तक भी हो, तो जो आपका Q होता है यानी जो आपका टोटल चार्ज होता है किसी भी मैटर में, जो आपका टोटल चार्ज होगा वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका क्वेश्चंस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ई क्या है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और क्यू क्या है, क्यू आपका टोटल चार्ज है, ठीक है। अब देखिए इसके बेसिस पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं एन से। एन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमें 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में पूछा, यानी यहाँ पे हमें Q की वैल्यू दी हुई है। आपकी Q की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 कूलम्ब, है ना। यहाँ पे हमें टोटल चार्ज दिया हुआ है कि टोटल चार्ज आपका 1 कूलम्ब है, उस 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एन हमसे पूछा गया है, क्यू हमको गिवन है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमको पता ही होती है। ई की वैल्यू आपकी होती है E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो देखिए अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है थर्ड प्रॉपर्टी में, है ना, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। Q इक्वल्स टू NE, है ना। N हमें फाइंड आउट करना है, Q हमें दिया हुआ है, E भी हमें दिया हुआ है। तो अब जल्दी से ही जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है इन्हें पुट करते हैं फटाफट, और फटाफट से इसका आंसर निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 1 दी हुई है। N हमें फाइंड आउट करना है, तो N की जगह पे N रहने देंगे। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अब इस 1.6 को इधर लेके जाएंगे, जब 1.6 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब क्या करेंगे, अब इस 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका आंसर है, इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर है वो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, 18 कूलम्ब। ये क्या है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये आपका, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो जब आपके जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है कि आपके पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। जितना चार्ज फ्लो होगा उतना ही आपका करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। जितना चार्ज फ्लो होगा उतना ही आपका करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। तो पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो होगा वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है, चार्ज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ Q से डिनोट किया जाता है, और टाइम को T से डिनोट किया जाता है। अब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर को हम डिनोट करते हैं A से, और ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है।
अब देखो जो करंट है वो फ्लो कर रहा है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी तो होती होगी, है ना, करंट के फ्लो करने की, है ना। ऐसा तो नहीं इधर उधर वायर में भागता रहता होगा, कोई एक डायरेक्शन होती होगी। आप भी जब कहीं जाते हैं तो कोई डायरेक्शन फॉलो करते हैं ना कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसा थोड़ी आड़े तिरछे कहीं भी भागते रहते हैं, फिर तो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर अगर करंट भी ऐसे ही रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो करंट की भी एक डायरेक्शन होती है। अब करंट की डायरेक्शन जान लेते हैं कि जो करंट है वो कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जो डायरेक्शन होती है करंट की वो अपोजिट होती है टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होती है, ठीक है। यानी कि अगर करंट जो है वो आपका इधर राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो आपका करंट है उसकी डायरेक्शन चार्जेस के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, अब इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं, है ना। जैसे अभी तक हमने करंट वगैरह की एसआई यूनिट पढ़ी है, एम्पियर वगैरह होती है। तो करंट को जो हम मेजर करते हैं वो हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं। तो करंट को एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसका नाम है एमीटर, ठीक है। एमीटर को हम इस तरीके से सर्कल में ए बना के डिनोट करते हैं। और ये जो आपका एमीटर है ये इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। ये जो आपका एमीटर है, अब एमीटर से हम करंट तो मेजर करते हैं लेकिन इसे इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाएं कैसे। ऐसा थोड़ी कहीं भी किधर भी लटका दिया किसी भी वायर से, नहीं, इसको एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको अभी बता रही थी थोड़ी देर पहले जब मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सप्लेन किया कि जो आपके चार्जेस हैं वो तभी फ्लो करेंगे जब आपके क्या होगा, टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी एक हायर पोटेंशियल पर होगा, एक लोअर पोटेंशियल पर होगा। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। यानी कि सपोज दैट आपका कोई चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है, आपका कोई चार्ज आपका एक चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। कोई चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और आपको उस चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आना है, ए पॉइंट पर। तो इस चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा। अब ऐसा तो है नहीं ना अपने आप उड़ा चला आएगा, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। इस वाले चार्ज को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, वो उसको अट्रैक्ट कर सके। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाने के लिए, उसे आपका क्या बोला जाता है, उसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि किसी भी चार्ज को जैसे आपके दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, तो इस चार्ज को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, या फिर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा, है ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q, यानी कि आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है चार्ज को फ्लो कराने के लिए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है W/Q, यानी कि कितना वर्क किया जा रहा है चार्ज को मूव कराने के लिए। और इसकी जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे भी एक छोटा सा और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पुट से हो जाएगा, तो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें आपको क्या बोला गया है, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया गया। तो मतलब क्या पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया है, W पूछा गया है आपसे, है ना। हाउ मच वर्क इज डन, W पूछा गया है, तो W को क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, चार्ज दे दिया, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, कितना चार्ज दिया हुआ है, 3 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। यहाँ पे आपको Q की वैल्यू दी हुई है और कितनी दी हुई है, 3 कूलम, तो Q = 3 कूलम।
तो इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, 2 पॉइंट्स के बीच जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे आपको V की वैल्यू दे दी, V इक्वल्स टू कितना है 15 वोल्ट। अब देखिए Q की वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू दी हुई है, W की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का हम जस्ट अभी पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो अब जल्दी जल्दी से फटाफट इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर बता दीजिए। तो आंसर क्या आएगा, V की जगह पे 15 पुट कीजिए, W की जगह पे W, क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है, Q की जगह और Q की जगह पे 3 कूलम का चार्ज है तो 3 पुट कर दीजिए। अब ये इधर साइड जाएगा तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका W हो गया 15 इंटू 3, 15 3 जा 45। और वर्क की SI यूनिट क्या होती है, वर्क की SI यूनिट होती है जूल। तो आपका कितना वर्क डन हो गया 45 जूल, यानी कि आपको 45 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें आपका फ्लो कर रहा होता है। अब जैसे आप लोग भी चलते हैं तो रोड पर चलते हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट करंट का रोड है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें कि करंट फ्लो करता है और जिसमें है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है ना, और जिसमें कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका कीज प्रेजेंट होती हैं है ना, स्विच वाली कीज प्रेजेंट होती हैं, बल्ब प्रेजेंट होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है, कनेक्टिंग वायर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे आप भी जब रोड पे चल रहे होते हो तो डायरेक्शंस होती है ना, कि इसके बाद आपको इधर राइट साइड डायरेक्शन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए होते हैं। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इलेक्ट्रिक करंट का रोड है और वहाँ पे उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। कौन कौन से कंपोनेंट्स, जैसे कि आपकी कीज प्रेजेंट होंगी है ना, कनेक्टिंग वायर्स प्रेजेंट होंगे, बल्ब प्रेजेंट होगा है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर तो करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं। और स्विच प्रेजेंट होते हैं, उसको ऑन ऑफ करने के लिए बल्ब होते हैं, टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। और जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी सेल या फिर बैटरी, की, बल्ब, फ्यूज और सारे कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, अब जो कनेक्टिंग वायर्स, ऐसा नहीं इंसुलेटर उठा के लगा दिया, कनेक्टिंग वायर्स जो है वो कंडक्टर होने चाहिए जिनमें से करंट फ्लो करे है ना। इंसुलेटर लगा के बैठे करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा, हमने तो इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया। तो ऐसा नहीं, वहां पे कंडक्टर यूज करने हैं, जैसे कि कंडक्टर आपका होता है कॉपर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ आपका कहता है कि एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जब आपके फिजिकल क्वांटिटीज यानी जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर ये जब कांस्टेंट हो। ठीक है, ये मस्ट लाइन होती है ओम्स लॉ में, ये लाइन लिखनी ना भूलें कि एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है, जो आपकी जो भी एनवायरनमेंट में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जब वो कांस्टेंट होती हैं तो एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस पे क्या होता है, ओम्स लॉ आपका बताता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ बता रहा है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो आपका ओम्स लॉ है वो क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन है ना। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, जब दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट प्रोड्यूस होता है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है कि मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना करंट प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से। तो जो ओम्स लॉ है उसने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उतने ही चार्ज फ्लो करेंगे। बट उसने एक शर्त रखी कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, कि जो आपकी फिजिकल कंडीशंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तब आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब V, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आई। अब ये जो आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको इक्वल टू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब जब भी हम आपके फॉर्मूले वगैरह यूज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम इस तरीके से तो यूज़ नहीं करते, तो क्या करेंगे, ये जो सिंबल है इसको हम किससे आर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, v इक्वल्स टू, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आर से रिप्लेस कर देंगे, तो जो आपका फॉर्मूला है वो हो जाएगा v इक्वल्स टू आई आर। ये होता है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, अब जैसे कि आप लोगों की पढ़ाई में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, क्या आप पता फोन में यूट्यूब खोल के पढ़ने के लिए बैठे, पता चले किसी का मैसेज आ गया, रिप्लाई करने पहुंच गए, तो आपकी पढ़ाई में एक ऑब्स्टिकल हो गया ना। आपने पढ़ने के लिए यूट्यूब खोला था पर मैसेज आ गया जिसकी वजह से क्या हुआ, आप नहीं पढ़ पाए। तो उसी तरीके से करंट के पाथ में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल होते हैं, है ना। अब कोई भी इंसान कोई भी चीज़ कर रहा है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है, तो वैसे ही सेम करंट का है। अब जब वो अपने पाथ में फ्लो कर रहा होता है, जैसे आप लोग भी रोड पे चलते हैं तो बहुत सारे पत्थर कंकड़ वगैरह पड़े रहते हैं, उसी तरीके से जब करंट जो है जब वो अपने पाथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर रहा होता है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को ही रेजिस्टेंस बोला जाता है, यानी कि जो करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करे, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो में जो ऑब्स्टिकल आते हैं, यानी कि करंट के फ्लो करने में जो रुकावट आती है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। द ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, अभी ओम्स में मैंने आपको बताया था v इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका V अपॉन आई। ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब आपको वोल्टेज एंड करंट दिया हुआ हो, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम उसकी प्रॉपर्टीज की हेल्प से पता करेंगे। अब देखिए कैसे, तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसकी SI यूनिट होती है ओम, उसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के नेचर के, कंडक्टर के नेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें कम रेजिस्टेंस होगा, और अगर अच्छा कंडक्टर नहीं है इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो नेचर ऑफ कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के, है ना। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जो एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये R के साथ 1 अपॉन में लिखा जाएगा, ठीक है। लेंथ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख दिया, लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कैसे लिखा जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा जाता है R जो है प्रोपोर्शनल का साइन 1 अपॉन A। तो एक फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, देखो R दोनों में कॉमन है तो R को एक कॉमन करके लिखेंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L इंटू 1 अपॉन A यानी कि L अपॉन A। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। अब यहाँ पे भी हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये तो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमें कहाँ फॉर्मूले में यूज करना है। तो वहां पे तो ओम्स लॉ में हमने जो साइन है उसको R से रिप्लेस किया था, अब यहाँ पे साइन को किससे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम खुद रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस साइन को किससे, रेजिस्टिविटी से, किससे रिप्लेस करेंगे, रेजिस्टिविटी से। यानी कि यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो जो आपका R इक्वल्स टू हो जाएगा रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है और इसकी SI यूनिट होती है ओम, ठीक है। अब आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी आपकी होती है कि आपका कोई भी सब्सटेंस है
उसमें पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि कोई आपका सब्सटेंस है जिसकी लेंथ आपकी 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना है, यानी जिसका एरिया भी कितना है, जिसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर है ना, यानी अब हम इसको किस पे, स्टैंडर्ड पे मेजर कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस में जो आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, वो जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसे आपकी रेजिस्टिविटी बोली जाएगी, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी जो पीछे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था वहीं से ड्राइव कर लेते हैं। आर इक्वल हमने लिखा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था हमने, आपका क्या लिखा था, रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि ये रेजिस्टिविटी की साइड जो भी चीजें हैं उन्हें आप आर की साइड ले जाइए, आपकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो गया, अब ए इधर साइड डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और एल मल्टीप्लाई में तो इधर जाके नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी आपका इक्वल्स टू हो गया रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल। और जो आपका ये है रेजिस्टिविटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ओम कैसा बन गया भैया, इसको कौन सा पैरालाइज हो गया, इसकी यूनिट होती है आपकी ओम मीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, है ना। अब नाम से ही पता चल रहा होगा सुपर कंडक्टर, लाइक जैसे सुपरमैन होता है ना, हर काम अच्छे से कर सकता है। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जिनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। अब उसमें भी सुपर कंडक्टर मतलब जिनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो हो जाए, वो आपके सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो आपके सुपर कंडक्टर्स है बिना किसी रुकावट के, मतलब वो कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस 0 हो, जिनमें कोई रेजिस्टेंस ही ना हो, जिनमें कोई रुकावट ना आए, उनके अंदर बहुत एकदम मजे से आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, वो आपके सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब सुपर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल जैसे कि आपका क्या है, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। एल्यूमिनियम आपका क्या है, सुपर कंडक्टर एग्जाम्पल है ना। उसके बाद ये देखिए आपके कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स लिखे हुए हैं बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो जल्दी से जल्दी इन पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं जल्दी एक बारी। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है, मतलब उसके फ्लो में रुकावट पैदा करता है। और रेजिस्टिविटी क्या होता है कि जो आपका कंडक्टर है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल का वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो आपका रेजिस्टिविटी होता है। अब एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस है, मैंने फॉर्मूला ड्राइव करते वक्त आपको बताया था कि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है ना। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और लेकिन जो आपका रेजिस्टिविटी है वो आपका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये था इनका थर्ड डिफरेंस। अब आगे देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना। अब जरूरी थोड़ी हम अपने सर्किट में एक ही रजिस्टर यूज करें, हमारी मर्जी, हम 2 यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे कि किसी भी रजिस्टर को कहीं भी कैसे भी लगा दिया, कोई उल्टा लगा हुआ है, कोई सीधा लगा हुआ है, कोई तिरछा पड़ा हुआ है उसमें, है ना। ऐसे थोड़ी लगाने का कोई तरीका होता होगा ना, एक सीक्वेंस होता होगा, तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करेगी। तो किस तरीके से हम रजिस्टर्स को लगाते हैं, यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसके टाइप से कनेक्ट किया जाता है। वो कौन कौन से टाइप्स है, पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल, ठीक है। अब आपका सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो आपका करंट है उसको फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ मिलता है, लेकिन जो आपका पैरेलल है उसमें आपको करंट के फ्लो करने के लिए एक से
ज्यादा पाथ मिलते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, जो आपका करंट है वो कांस्टेंट रहता है पर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन आपका पैरेलल में इसका उल्टा हो जाता है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं लेकिन करंट कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि पैरेलल में अभी मैंने आपको बताया करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज्यादा पाथ मिलते हैं। ठीक है, यही आपका लिखा हुआ है, टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज इफ दे कैरी द सेम करंट, और two resistors are said to be combined in parallel if they have same potential difference। ठीक है, सीरीज में आपका रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका सम कर दो R1 प्लस R2, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में उनका सम किया जाता है 1 में लेकर। ठीक है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 है ना। ये आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है और ये आपका सीरीज में निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इनका ये फॉर्मूला कैसे आता है वो जल्दी से ड्राइव कर लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे ये जो सीरीज में मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज में निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, मतलब जितने भी दिए हुए हैं सबको ऐसे प्लस करते चले जाओ। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है, तो फटाफट ये वाला फॉर्मूला निकाल के देख लेते हैं। तो क्या होता है कि अभी मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था कि V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू आपका होता है IR। इसमें हम ओम्स लॉ यूज करेंगे इसको ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, यहाँ हम क्या सीरीज यूज कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक ही पाथ है करंट को फ्लो करने के लिए, पहले करंट R1 से होकर जाएगा, फिर R2 से होकर और फिर R3 तक पहुंचेगा। कोई और पाथ उसके पास है ही नहीं, तो उसको वो एक सीरीज में जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो आपका करंट है वो सीरीज में जा रहा है, तो सीरीज में करंट कैसा होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे आप नीचे देख भी सकते हैं, इसके पास 2 वोल्ट, इसके पास 3 वोल्ट, इसके पास 5 वोल्ट है ना। तो पहले यहाँ से हम करंट तो कांस्टेंट है, करंट की तो एक ही वैल्यू है, पर V की वैल्यू चेंज हो रही है, तो पहले टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब ये जो V की वैल्यू है जो हमने ओम्स लॉ से फाइंड आउट की है, ये वाली वैल्यू हम क्या है इनमें पुट कर देंगे। तो पुट कीजिए, तो V की वैल्यू IR हो जाएगी, V1 की वैल्यू IR1 हो जाएगी, V2 की वैल्यू IR2 हो जाएगी, V3 की वैल्यू IR3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने मतलब आपने देखा होगा यहाँ पे हमने V1 में रेजिस्टेंस को R1 से डिनोट किया, बट हमने करंट का ऐसा नहीं किया है कि I1, I2 या फिर I3। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज में आपका करंट कांस्टेंट रहता है। तो जो आपका करंट है वो सबके पास सेम पहुंच रहा है, यानी I अमाउंट ही सबके पास पहुंच रही है। आपके 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों के पास ही I अमाउंट का करंट पहुंच रहा है। ऐसा नहीं किसी के पास I1 पहुंच रहा है, किसी के पास I2 नहीं, सेम करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि ये सीरीज है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि देखो I की वैल्यू सेम है तो इधर साइड से आपका I हम कॉमन ले लेंगे। I कॉमन लिया तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I कट जाएगा तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ड्राइव। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं पैरेलल का कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पैरेलल में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में आपका करंट जो है वो सेम नहीं होता, क्योंकि आप देखिए अब जैसे यहाँ से IT करंट आया, अब एक बार आधा करंट इस डायरेक्शन में चला गया जिसको हमने I1 नाम दे दिया, आधा करंट फिर यहाँ से फ्लो करके इस डायरेक्शन में चला गया जिसको हमने I2 नाम दे दिया, आधा करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ इस डायरेक्शन में चला गया जिसको हमने I3 नाम दे दिया। बट इसमें पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपका जो वोल्टेज है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो आपकी V की वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी V की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया जो आपकी करंट की वैल्यू है वो सेम नहीं रहती। अब देखो पहले हमारी पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं थी तो हमने क्या था, टोटल पोटेंशियल निकाला था। अब यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू सेम नहीं है तो टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला अब देखो V इक्वल्स टू IR होता है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R, V अपॉन R हो जाएगा। अब जल्दी से I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V तो आपका सेम रहता है तो V तो V रहेगा,
I1 हो जाएगा आपका V अपॉन R1, I2 हो जाएगा आपका V अपॉन R2 और I3 आपका हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, अब इन सबको टोटल करंट वाले फॉर्मूले में यानी कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है तो टोटल करंट वाले फॉर्मूले में, जैसे पहले हमने यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट नहीं था, टोटल वोल्टेज में पुट किया था, यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है तो टोटल करंट वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है V अपॉन R, इसको पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू है V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2, I3 की V अपॉन R3। तो अब वहां पे करंट कॉमन था तो हमने करंट कांस्टेंट था तो हमने करंट कॉमन ले लिया था, यहाँ पे V कांस्टेंट है तो V को कॉमन ले लीजिए। तो V अपॉन R, V कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और V से V कट जाएगा तो ये आपका बचा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो ये आपका है कि अगर आपके पैरेलल में रजिस्टर्स कनेक्ट है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश डैश, मतलब जितने भी और आगे कनेक्ट हो, और सीरीज में होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, यानी जितने भी आगे कनेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है अब आपका, तो EMF होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल when there is no current flowing through the सर्किट, यानी कि जब आपके सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी अभी आपकी इनिशियली कंडीशन है कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर आपके सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका बोला जाएगा EMF। ठीक है, EMF क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के बीच जब आपका सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा हो, क्योंकि जब आपका एक बार करंट फ्लो करने लगेगा, जैसे ये आपके दो टर्मिनल्स हैं A और B टर्मिनल, तो ठीक है अभी जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच, सपोज दैट ये आपका यहाँ हायर पोटेंशियल 15 पे और ये लोअर पोटेंशियल आपका 2 पे है, तो अभी जब तक करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट नहीं फ्लो हो रहा मतलब चार्जेस नहीं फ्लो हो रहा है, तो ये आपका इतना ही रहेगा, है ना। तो ये आपका हो गया EMF कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के बीच जब आपका कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। लेकिन अब आपका सपोज दैट आपका करंट फ्लो होने लगा, मतलब आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मतलब यहाँ से कुछ चार्जेस यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ चार्जेस यहाँ जा रहे हैं। सपोज दैट यहाँ से एक चार्ज पहुंच गया, ये 14 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, इस तरीके से फ्लो करते रहेंगे, है ना। तो जब आपका कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है उस वक्त जो आपका टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका EMF होगा। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस दो करंट के बीच जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो तो उसको टर्मिनल वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो जब आपका करंट नहीं फ्लो कर रहा है उस वक्त हम बोलेंगे EMF, लेकिन जब आपका करंट फ्लो कर रहा है उस वक्त आपके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपका A टर्मिनल है, ये आपका B टर्मिनल है और इनमें करंट फ्लो कर रहा है, जिस वक्त करंट फ्लो कर रहा है उस वक्त इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको टर्मिनल वोल्टेज बोला जाएगा कि इस टर्मिनल के इतने वोल्टेज है, इस टर्मिनल के इतने वोल्टेज हैं। ठीक है, उसको आपका टर्मिनल वोल्टेज बोला जाएगा। अब जल्दी से आगे देख लेते हैं। आगे है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपके जैसे वायर वगैरह जो है वो गर्म होने लगते हैं। देखो जब आपकी जो आपका करंट है जब वो फ्लो कर रहा होता है, अब वो आपका फ्लो कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आपने देखा होगा वायर्स वगैरह में हीट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म होने लगते हैं, है ना। जैसे आप प्रेस वगैरह कर रहे होते हो, प्रेस वगैरह में आपने देखा होगा गर्म होने लगती हैं। उसके अलावा जो आपके नॉर्मल वायर्स वगैरह हैं, है ना, अब कुछ भी अब आप कोई भी चीज़ अगर वो चीज़ काम कर रही है तो ऑब्वियसली बात है उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे आपने फोन्स वगैरह भी देखा होगा, बहुत देर तक आप यूज़ करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो वैसे ही वायर्स का है, इलेक्ट्रिक वायर्स का है, जब उनमें करंट फ्लो होता है तो अब जब करंट फ्लो हो रहा होता है, अब आपको भी पता है कि दो
टाइप्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और मूवमेंट की वजह से जो होती है, मोशन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आपका करंट फ्लो कर रहा होता है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना। वो फिर उस काइनेटिक एनर्जी के साथ जब मूव कर रहे होते हैं तो बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रेजिस्टेंस आता है, जिनमें वो टकराते हैं, है ना, कोलिजन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स में जो करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इसको जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है कि जो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, कि यानी कि जो आपका H है ना, हीट को H से डिनोट करते हैं, कि जो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी इन द कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के इनटू रेजिस्टेंस के और इनटू टाइम के, है ना, यानी जिस टाइम तक आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो आपकी हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इनटू रेजिस्टेंस के और टाइम के। ठीक है, अब आपके ये जो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला है, इसको कैसे ड्राइव किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो इसको ड्राइव करने के लिए भी हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब जो आपकी हीट है वो हीट आपकी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जब आपके चार्जेस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, यानी जब वो आपके वर्क कर रहे हैं, तो हीट जो है उसको हम W से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि वर्क के टर्म में भी हम हीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और Q का फॉर्मूला क्या होता है ना, Q का फॉर्मूला क्या होता है करंट के टर्म्स में। करंट के टर्म्स में Q का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू होता है आपका QT, I इक्वल्स टू होता है आपका Q अपॉन T, तो Q इक्वल्स टू हो गया आपका I इंटू T। तो ये जो Q की वैल्यू है उसे आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो V इक्वल्स टू W अपॉन I इंटू टी। अब I इंटू टी को इधर आप V के साथ मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो आपका W हो गया V इंटू I इंटू टी, और V की वैल्यू ओम्स लॉ से आप पुट कर दीजिए। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका W इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R इंटू I इंटू टी, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर R T, है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है हीट को वर्क्स के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब इसको हीट के टर्म्स में लिखेंगे तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और यही आपका जूल लॉ ऑफ हीटिंग होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये था इसका डेरिवेशन कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कीजिए, फिर वहां पे Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, और फिर ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है ये जो आपका हीटिंग इफेक्ट है, ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो जो भी आपकी चीजें हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह है, आपने देखा होगा, उन्हीं में ज़्यादातर हीटिंग, ये जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन्हीं में नाइक्रोम वायर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, जो कि हीट के लिए रेजिस्टिव है ना, यानी कि वो जलेंगे नहीं, है ना। मतलब ऐसा आप ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो जलने लग जाएंगे ना, है ना। तो क्या है, जो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो अप्लाई किया जाता है इन द वर्किंग ऑफ जो भी आपकी इलेक्ट्रिक केटल्स है, इलेक्ट्रिक गीजर्स है, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह है। उसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, पावर मतलब आपकी पावर क्या होगी कि आप कितनी देर तक काम कर पा रहे हैं ना, आप कितना काम कर पा रहे हैं, आपके पास कितनी एनर्जी है। तो वही है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि आप रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि आप किस रेट से वर्क कर रहे हैं, तेज वर्क कर रहे हैं कि धीमे धीमे वर्क कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारा काम है, बहुत तेज तेज करना है, इसका मतलब आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप धीमे धीमे काम कर रहे हैं मतलब आपकी पावर कम है। तो जो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क है कि आप किस रेट से वर्क कर रहे हैं, वही आपकी पावर होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट में है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर आपकी जो रेट है कंजप्शन ऑफ एनर्जी का, उसी का आपका इलेक्ट्रिक पावर बोला जाता है। ठीक है,
द रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का आपका फॉर्मूला होता है W/T। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है W/T, या फिर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो E/T, है ना। इलेक्ट्रिक पावर का ये दो फॉर्मूले होते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी दिया हुआ है तो P = E/T, और अगर आपको वर्क डन दिया हुआ है तो P = W/T। अब इसके और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं पावर के। वो क्या फॉर्मूले हैं? वो फॉर्मूले हैं, अभी देखो पीछे, अब पावर का जैसे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि P = W/T, ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया पावर का। तो अब पीछे देखिए, जब आपने जूल लॉ ऑफ हीटिंग किया था तो यहाँ पे आपकी W की कुछ वैल्यूज निकल के आई थी, I² निकल के आई थी ना। तो यहाँ पे W की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे I²RT, अब क्या होगा? I²RT जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो T से T कट जाएगा, T से T कट गया तो P = क्या बचा? P = बचा I²R। ये भी पावर का फॉर्मूला होता है जब आपका करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ। अब सपोज दैट ना आपको वर्क दिया हुआ है ना आपको एनर्जी दी हुई है, तो वहां पे आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो वहां आप पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, अब वो भी P = W/T। तो पीछे पावर का एक और फॉर्मूला लिखा, वर्क का एक और फॉर्मूला लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? V/I/T, ये लिखा हुआ था ना। जब तक हमने V में ओम्स लॉ की वैल्यू नहीं पुट की हुई थी, ये देखिए, ये रहा W = V/I/T। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे फिर से दोबारा से T से T को कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही आपने T से T को कैंसिल करा, फिर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? I की वैल्यू पुट करेंगे। I की वैल्यू क्या होती है? I की वैल्यू होती है आपकी V/R। तो I की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे V/R, तो ये आपका हो जाएगा V²/R। तो ये आपका हो गया पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप पावर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? पावर = V²/R। ठीक है, अब पावर की SI यूनिट क्या होती है? पावर की SI यूनिट होती है वॉट। पावर में वॉट, WHT वाला वॉट नहीं, WATT वाला, है ना। बोलते हैं ना कितने वॉट का बल्ब है, कितने वॉट की बिजली ले रहा है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो जो आपकी जो SI यूनिट होती है पावर की, वो आपकी क्या होती है? वॉट, WATT। ठीक है, अब देखिए 1 kWh में कितने जूल होते हैं? 1 kWh में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ये आपका पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं। तो याद रखिएगा 1 kWh में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है, अभी ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको दोनों ड्राइव करके बता ही दिए। P = W/T वाले फॉर्मूले से ये दोनों निकल आएंगे, I²R और V²/R। ठीक है, अब इसके बाद हम जल्दी से फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक हाउस है, इन अ हाउस, जहां पे 2 बल्ब लगे हुए हैं 50 वॉट के। ठीक है, 2 बल्ब लगे हुए हैं और 50 वॉट का ईच, 50 वॉट ईच। अब यहाँ पे ईच दिया हुआ है, ईच मतलब प्रत्येक, यानी हर एक, यानी 2 बल्ब लगे हुए हैं तो दोनों 50-50 वोल्ट के हैं और उनको हम 6 आवर्स के लिए डेली यूज कर रहे हैं। ठीक है, 6 आवर्स के लिए डेली यूज कर रहे हैं। तो एक बल्ब जो है, एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, कैसे निकालेंगे? अब देखिए पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। यहाँ पे क्योंकि हमें एनर्जी कंज्यूम लगानी है, इसका मतलब यहाँ पे हमें, अब क्योंकि यहाँ पे देखो वॉट वगैरह दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है पावर दी हुई है, पावर दी हुई है, एनर्जी निकालना है, इसका मतलब पावर यूज करना है और पावर का फॉर्मूला एनर्जी के टर्म्स में यूज करना है। पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया P = E/T होता है। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 2 बल्ब है इनकी पावर क्या होगी, है ना। ये मतलब ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो पहले इनकी निकाल लीजिए। तो एनर्जी कंज्यूम बाय 2 बल्ब्स कितनी होगी? 2 बल्ब है ना, 2 बल्ब है, एक बल्ब 50 वोल्ट, एक बल्ब 50 वॉट का है ना।
एक बल्ब 50 वॉट का है और दूसरा भी 50 का है, तो 2 × 50 है ना। और वो कितने आवर्स के लिए डेली यूज किए जा रहे हैं, डेली हम उन्हें कितने आवर्स के लिए, डेली हम उन्हें 6 आवर के लिए यूज कर रहे हैं। सॉरी, ये भी मल्टीप्लाई में आएगा। डेली हम उन्हें 6 आवर के लिए यूज कर रहे हैं। तो पहले कितने बल्ब हैं 2, फिर उनका कितने वॉट एनर्जी है उसकी मल्टीप्लाई कर दो कि वो कितने रोज कितना उनका यूज किया जा रहा है, वहां से आपकी एनर्जी निकल आएगी कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल आएगा 600 पावर की क्या थी, वॉट, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, आवर। तो ये आ गया आपका 600 वॉट आवर। अब इसको किलोवाट आवर में चेंज कर लीजिए। किलोवाट आवर में चेंज करेंगे तो देखिए 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट आवर होते हैं, है ना। 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट आवर है। यहाँ पे हमारे पास क्या वॉट आवर दिया हुआ है, तो 1 वॉट आवर में कितने होंगे, 1/1000 किलोवाट आवर। तो यानी कि इसको अगर हमें किलोवाट आवर में चेंज करना है 600 को, तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल आएगा 0.6 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये आपका बल्ब का निकल आया कि बल्ब जो है वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब वहां पे एक और है, इलेक्ट्रिक गीजर लगा हुआ है। जो आपका इलेक्ट्रिक गीजर है वो 1 किलोवाट का है और उसे आप यूज करना है 1 आवर के लिए। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रिक गीजर है, 1 वॉट का है और 1 ही घंटे के लिए यूज कर रहा है। तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम बाय 1 गीजर। तो सबसे पहले तो कितने गीजर है, 1 गीजर है तो 1। अगर 2 गीजर होते तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करते, जितने होते 3 होते तो 3 लिखते। उसके बाद उसे कितने मतलब कितने पावर का है, उसकी पावर कितनी है 1, एक ही है और एक ही पावर है तो 1 × 1। ठीक है, और कितने आवर के लिए यूज किया जा रहा है, 1 आवर के लिए डेली यूज किया जा रहा है तो फिर से 1। अब जैसे हमने ऊपर किया था, कितने बल्ब हैं, 2 बल्ब हैं, ईच की पावर कितनी है 50। ठीक है, अगर है ना, और कितने आवर के लिए 6 आवर के लिए। तो उसी तरीके से एक गीजर है, कितने किलोवाट आवर का, 1 किलोवाट आवर का, कितने आवर के लिए, 1 आवर के लिए यूज किया जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलोवाट आवर। क्योंकि आपको पहले से ही किलोवाट में दिया हुआ है तो इसे चेंज करने की जरूरत तो है ही नहीं। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी आ गई इन दोनों के द्वारा, टोटल एनर्जी कितनी आ गई जो इन दोनों ने की होगी, तो वो आ गई 0.6 + 1 यानी कि 1.6 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये आ गई कि अपने अपने टाइम में इन्होंने दोनों ने मिलकर इतनी एनर्जी यूज कर ली। ठीक है, और हमें निकालनी है इन अ मंथ ऑफ 30 डेज कि ये 30 डेज के मंथ में कितनी यूज कर रहे हैं। ये तो इनकी निकल के आ गई कि इन्होंने अपने अपने टाइम में अपने अपने अकॉर्डिंग इतनी एनर्जी यूज कर ली। ठीक है, और ये निकल के आया 1 दिन की। ठीक है, ये निकल के आई कि ये 1 दिन में इतनी एनर्जी यूज कर लेते हैं। अब हमें निकालना है इन अ मंथ ऑफ 30 डेज कि अगर अब ये निकल के आया 1 दिन का, तो अगर ये दोनों 1 दिन में मिलकर इतनी एनर्जी यूज कर रहा है तो ये 30 डेज में कितनी करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 डेज में कितने करेंगे, तो ये जो एनर्जी निकल के आई है 1.6, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, तो कितना निकल के आएगा 48.0 किलोवाट आवर। तो इतनी टोटल एनर्जी ये 30 डेज में कंज्यूम करेंगे। ठीक है, पहले ये जो आपकी निकल के आई थी, ये निकल के आई थी पर डे की, पर क्वेश्चन में हमें कितने 30 डेज की निकालनी है। तो ये जो पर डे की निकल के आई है, पर डे में आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके 30 डेज की निकल के आ जाएगी, है ना। ऐसे ही तो निकालते हैं, अगर आपकी 1 दिन की इनकम इतनी है तो पूरे महीने की कितनी होगी, तो उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे ही अगर 1 दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो 30 में कितनी होगी, तो इसमें 30 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये आपका एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉस्ट। यहाँ पे आपको कॉस्ट निकालनी है ना, यहाँ पे आपको एक और चीज ऐड कर दी है कि यहाँ पे आपको उसकी कॉस्ट भी निकालनी है ना, कि कितना कॉस्ट होगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ 2 किलोवाट इमर्जन रॉड for heating water in a house for 1 hour each day for 16 days if the
रेट इज ₹1.50 पर यूनिट किलोवाट आवर। तो यहाँ पे पावर ऑफ रॉड आपको कितनी दी हुई है, पावर ऑफ रॉड आपको दी हुई है P इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2 किलोवाट, ठीक है। और टोटल कितने टाइम चल रही है वो एक दिन में, टोटल टाइम एक दिन में कितना चल रही है, तो ये हो गया आपका टाइम इन 1 डे। एक दिन में वो टोटल कितना चल रही है, एक दिन में वो 1 आवर चल रही है, एक दिन में 1 आवर चल रही है। और आपसे कितने के लिए निकलवाया है, आपसे निकलवाया है 60 डेज के लिए। जब एक दिन में 1 घंटे चल रही है तो 60 डेज में कितना चलेगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम इन 60 डेज, तो 1 × 60 यानी कि 60 आवर्स। तो अब कितनी एनर्जी कंज्यूम की वो निकाल लेते हैं, है ना। तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा P × T। P की वैल्यू आपको दी हुई है 2 किलोवाट आवर, यहाँ पे पुट कर दीजिए 2, और टाइम कितना निकल के आया है 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 किलोवाट आवर। तो आपकी एनर्जी कितनी आ गई 120 किलोवाट आवर। अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं जितनी आपकी ये टोटल एनर्जी निकल के आई है, टोटल एनर्जी में जितनी आपकी कॉस्ट दी हुई है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती, जो भी मतलब आपका रेट दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी जो कॉस्ट है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एनर्जी इंटू रेट, मतलब जो भी आपकी टोटल एनर्जी निकल के आई है। अब जैसे यहाँ पे हमारी एनर्जी 120 किलोवाट आवर निकल के आई है, इस एनर्जी में जो भी आपका रेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ₹1.50 पर यूनिट किलोवाट आवर दिया है, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एनर्जी कितनी थी 120 और रेट कितना था 1.50। इनको जब सॉल्व करेंगे, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपका 12 × 15, और 12 × 15 की मल्टीप्लाई करके आपका जो भी निकल के आएगा उतने रुपीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फटाफट रिवीजन, होपफुली आपको समझ आया होगा। हेलो बच्चा लोग, तो आज के फटाफट रिवीजन में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जब पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं जिनकी वजह से नए कंपाउंड का, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब चेंजेस होते हैं तो चेंजेस कई फॉर्म में ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो चेंजेस किन किन फॉर्म में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला होता है चेंज इन स्टेट, यानी कि जब कोई भी केमिकल चेंज होगा किसी भी चीज में तो उसकी स्टेट चेंज होगी। जैसे आपने देखा होगा बर्फ का पिघलना, है ना, जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी बन जाती है ना, तो उसकी क्या हुई, स्टेट चेंज हो गई, है ना। पहले वो सॉलिड स्टेट में थी, अब वो लिक्विड स्टेट में हो गई। दूसरा चेंज हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर। अब जैसे आप देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, जब आयरन पर जंग लगती है तो पहले उसका कलर कुछ और होता है, लेकिन जंग लगने के बाद वो थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये भी केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है। एंड थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब उसका टेम्परेचर चेंज होने लगता है। जो आपके चेंज इन टेम्परेचर है वो भी 2 टाइप के होते हैं, है ना। हो सकता है जो आपकी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो। अब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही गुस्से वाले होते हैं ना, उनका फड़ाक से गुस्सा बाहर निकल आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थोड़े शांत नेचर के होते हैं, वो अपना गुस्सा यानी अपनी गर्मी अंदर दबा लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शन 2 टाइप, चेंज इन टेम्परेचर 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक मतलब वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल के आती है। लेकिन जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपकी हीट एब्जॉर्ब की जाती है। अब जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है जब आपका मीथेन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है और उसके साथ आपकी एनर्जी की फॉर्म में हीट बाहर निकलती है, ठीक है। और ये आपका एक्सोथर्मिक का एग्जांपल था। अब देखते हैं एंडोथर्मिक का एग्जांपल। तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या है, जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करने के लिए उसे हीट दिया जाता है। अब क्योंकि हम हीट अपनी तरफ से दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो हीट को
एब्जॉर्ब कर रहा है। पहली वाली रिएक्शन में हम कोई हीट नहीं दे रहे थे, लेकिन इस रिएक्शन में हम अपनी तरफ से हीट दे रहे हैं, मतलब हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, जब भी आपका केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी, है ना। अब जैसे कि गैस इवॉल्व होगी, जैसे जब आपका जिंक जो है जब वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, जिंक यानी Zn, जब वो आपका रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। उसके अलावा फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ PPT। ये भी है कि जब आपका अगर आपका केमिकल चेंज हो रहा है तो आपका PPT यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाइटिश कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट व्हाइटिश कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसे कि जब आपका एक सॉल्यूबल कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करता है बेरियम के साथ, ठीक है। जब आपका सॉल्यूबल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बोनेट CaCO3, जब आपका कार्बोनेट रिएक्ट करेगा बेरियम के साथ तो क्या होगा, आपका एक बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये मैं आपको बताई चुकी, जो चेंज इन स्टेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है केमिकल चेंज, दूसरा होता है फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज कौन से होते हैं, केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिन चेंजेस की वजह से आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अभी जैसे कि हम पीछे देख रहे थे कि जो आपका CaCO3 था वो टूट के किस किस में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया था, तो उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। पहले वो कैल्शियम कार्बोनेट था, अब वो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। और फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है ना। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब देखो पहले भी वो वाटर था, उसके बाद वो क्या वेपर की फॉर्म में वाटर बन गया, तो उसकी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं हुई ना, रहा तो वो वाटर ही। तो ये एग्जांपल था आपका फिजिकल चेंज का, ठीक है। तो केमिकल चेंज जिनमें आइडेंटिटी चेंज हो जाए और फिजिकल चेंज जिनमें आइडेंटिटी चेंज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, अभी तक जैसे जो हम पढ़ रहे थे ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे थे, तो है ना, इनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबलिक फॉर्म में, ठीक है, जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शंस का, है ना। जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, चाहे वो रस्टिंग में हो रही हो या फिर हमारी बॉडी में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं फूड वगैरह को ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीन्स वगैरह को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो जब हम उन केमिकल रिएक्शंस को सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है जिसमें आपका आयरन जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ये आपकी रस्टिंग की रिएक्शन है, क्योंकि अगर आपका आयरन जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगी, है ना, रस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए आपका आयरन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, और वो क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है। पीछे आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज में मैंने ये भी प्रॉपर्टी बनाई थी कि अगर केमिकल चेंज हो रहा होगा तो क्या होगा, उसमें से गैस इवॉल्व होगी, तो ठीक है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। अब इनको बैलेंस करने की क्या जरूरत है, तो बैलेंस करने की जरूरत है, वरना फिर मॉलिक्यूल्स डिसबैलेंस होते रहेंगे, है ना। अब आप किसी को कम दो, किसी को ज्यादा दो, है ना, तो इससे क्या होता है, भेदभाव होता है ना। तो इसीलिए क्या है, जैसे अब इंसानों के बीच होता है कि सबको इक्वल मिलना चाहिए, वैसे ही इनकी तरफ इनमें होता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल नंबर में होने चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करते हैं, अब जैसे यहाँ पे आपकी इक्वेशन दी हुई है Fe प्लस H2O, ये आपकी बन गई है Fe3O4 प्लस H2। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए इधर साइड आप सबसे पहले देखिए आयरन, यहाँ पे आपके आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आपका आयरन का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोडक्ट की साइड देखें तो आप प्रोडक्ट की साइड देखोगे तो आयरन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, Fe3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर साइड आयरन के कितने एटम्स, 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो आयरन को बैलेंस कीजिए। अब बैलेंस कैसे करेंगे, तो जिधर साइड कम प्रेजेंट होते हैं उधर साइड जितने कम है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर साइड आयरन के 3 है और इधर साइड आयरन का 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर साइड आयरन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3Fe। तो अब आप देखिए इधर भी आयरन के 3 हो गए और इधर भी आयरन के 3 हो गए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 4, क्योंकि O4 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का बस 1 ही प्रेजेंट है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, बट रिएक्टेंट में सिर्फ 1 ही प्रेजेंट है।
तो अब हम क्या करेंगे, इधर फिर से वही Fe वाली बात हो गई, तो जिधर साइड कम है उधर जितने कम है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 1 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ऑक्सीजन के 4 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई। तो इधर साइड हम क्या करेंगे, प्लस H2O के आगे 4 लगा देंगे, मतलब हमने ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। Fe3O4 प्लस H2। तो अब यहाँ पे आप देखिए आयरन के इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, तो देखिए इधर भी ऑक्सीजन के 4 हो गए क्योंकि यहाँ पे 4 लगा हुआ है, ठीक है। अब बचा H2। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे H2 है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इधर साइड देखें तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन के जब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जा 8 प्रेजेंट हो गए। अब इधर तो हाइड्रोजन के 8 प्रेजेंट है और इधर हाइड्रोजन के 2 प्रेजेंट है, तो जिधर साइड कम प्रेजेंट है उधर साइड मल्टीप्लाई कर दो, जितने कम है उतने से। तो इधर 2 प्रेजेंट, तो 2 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि इधर साइड भी 8 हो जाए, तो 2 4 जा 8 होता है, मतलब इधर साइड आप हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे आप इधर साइड हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, यहाँ भी 8 प्रेजेंट हो गए। अब आप देखिए आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। देखिए अब इधर साइड एक बार हम चेक कर लेते हैं सारी इक्वेशन को। तो इधर देखिए इधर Fe के 3 प्रेजेंट हैं, इधर भी Fe के 3 प्रेजेंट हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन के आगे यहाँ 4 है H2O के आगे, तो मतलब ऑक्सीजन के 4 प्रेजेंट है। फिर इधर देखिए इधर हाइड्रोजन के 8 हो गए, 4 2 जा 8, इधर हाइड्रोजन के 8 प्रेजेंट है। तो इधर साइड देखिए क्योंकि इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे 2 है तो 4 2 जा 8, इधर भी हाइड्रोजन के 8 प्रेजेंट है, मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है क्योंकि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हर चीज के, ठीक है। तो ये था आपका कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। दोनों साइड चीजों को देखते रहो कि इधर साइड कितना प्रेजेंट है और जिस साइड जितना कम है उससे कंप्लीट करने के लिए जितने की जरूरत है उतने से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में अपनी केमिकल रिएक्शन को चेक कर लो। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है वो 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीजों को मिला देना, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, 2 चीजों को मिला देना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, आप 2 चीजों को मिलाएंगे, यानी 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास क्विकलाइम है और वाटर है ना, और ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं स्लैकलाइम, ठीक है। ये आपका एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, है ना। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट फॉर्म करे, है ना, जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CaCO3 जो आपका लाइमस्टोन होता है उसको हमने हीट दिया। अब हीट देने के बाद क्या हुआ, वो टूट गया, है ना। हमने स्लैग लाइम को हीट दिया, वो टूट गया और सिंगल रिएक्टेंट ने आपके 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए, क्विकलाइम प्लस H2O, यानी कि वो 2 प्रोडक्ट्स में टूट गया। ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर दे। उसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेस कर देना मतलब किसी को हटा देना, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी को हटा देना, यानी कि कोई ताकतवर मॉलिक्यूल आए, है ना, कोई ताकतवर एटम आए और वो किसी कंपाउंड में से जो उससे कम ताकतवर है उसको हटा दे, है ना। अब जैसे कि आपने देखा होगा जियान ज्यादा ताकतवर है तो वो हर जगह से नोबिता को हटाता रहता है, मार पीट के उसको भगा देता है। तो उसी तरीके से जियान की तरह कोई ताकतवर एलिमेंट आए और वो कंपाउंड में से जो कम ताकतवर एलिमेंट है उसको भगा दे, यानी कि हटा दे। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है वो कंपाउंड में से लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे, तो वहां आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे कि देख लेते हैं, आपका आयरन है, एक तरफ आपका आयरन है और एक तरफ आपका क्या रखा हुआ है, एक तरफ आपका कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। तो जो आपका आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल के फेंक देगा, है ना। यानी कि जो आपका आयरन है वो आपका जियान है और जो आपका कॉपर है वो आपका नोबिता है ना।
तो जियान आएगा और नोबिता को निकाल के फेंक देगा। तो उसी तरह से जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को CuSO4 में से निकाल देगा और जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। उसके बाद आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, आपका आयंस का चेंज होता है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का चेंज होगा और क्या होगा, नए आयंस चेंज होने के बाद आपके नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 है, ठीक है। अब Na के पास आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 के पास नेगेटिव चार्ज होता है, Ba के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब सोचो इनकी Na की SO4 से लड़ाई होगी, Ba की Cl से लड़ाई होगी। अब इन दोनों को साथ साथ नहीं रहना, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये दोनों एक साथ रहते हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं, अब इन दोनों की नहीं बन रही है तो ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि हम अपने अपने पार्टनर्स को चेंज कर दे। तो क्या होगा, ये जो आपका Na है अब क्या होगा, अब देखो ये जो पॉजिटिव है ये दूसरे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, यानी कि ये जो आपका Na है वो Cl से जाके रिएक्ट कर लेगा और जो ये आपका Ba है वो SO4 से जाके रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आयंस का चेंज हो गया ना, जो पहले आपका Na वाला पॉजिटिव था वो SO4 वाले नेगेटिव के साथ था, लेकिन अब आपका प्रोडक्ट में जो आपका Na है वो Cl के साथ है और जो आपका Ba है वो SO4 के साथ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका आयंस का एक्सचेंज हो, है ना, मतलब कोई किसी को डिस्प्लेस ना करे, बस दोनों के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाए, है ना। अब ऐसा नहीं है ना कि Na ने जो है वहां से Ba को निकाल के फेंक दिया, उसके बाद Ba अकेला रह गया, नहीं ना, आयंस का एक्सचेंज हुआ। अगर Na ने Ba के पास से Cl को लिया तो Ba ने Na के पास से SO4 को ले लिया, आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे दोनों रिएक्टेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ आयंस को एक्सचेंज कर ले, वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक ने किसी एक को डिस्प्लेस नहीं कर दिया है, दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे की जगह से डिस्प्लेस किया है ना। अगर उसने उसको डिस्प्लेस किया तो उसने भी डिस्प्लेस किया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, है ना, जहां पे आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उससे आपका बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में आपकी ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसे आपका बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन जिसमें आपके ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, है ना, जिसमें आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो उसे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और है ना, अब जैसे कि एग्जांपल क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जैसे Cu जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuO बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ आके ऐड हो रहा है ना। यहाँ पे कॉपर अकेला था, रिएक्टेंट के टाइम पे कॉपर अकेला था, बट प्रोडक्ट के टाइम पे क्या हुआ, ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जिस चीज में आपका ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन आके ऐड हुआ होगा उसे आपका रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। और जिस चीज से ऑक्सीडेशन रिमूव हुआ होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे आप सेकंड देखिए, आप रिडक्शन का एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका ये है CuO है, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। जो आपका कॉपर ऑक्साइड है जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो आपका ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और जो आपका कॉपर है अकेला रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट के टाइम पे तो कॉपर जो था वो ऑक्सीजन के साथ था, बट जब हमने प्रोडक्ट में देखा तो ऑक्सीजन उसके पास नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, है ना। कॉपर के पास से क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक रिएक्शन में दोनों समझ सकते हैं, ठीक है। और कॉपर का तो क्या हो गया, कॉपर का तो रिडक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि उसके पास से ऑक्सीजन चला गया, लेकिन हाइड्रोजन के पास जो है वो ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो जिसके पास से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मतलब उसका सब रिडक्शन हो गया, ठीक है। और जिसके पास हाइड्रोजन जाके ऐड हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये उल्टा है ना, जिसका रिडक्शन होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद देख लीजिए कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होता है? कोरोजन जैसे मैंने आपको भी बताया, जैसे आपके आयरन पे जंग लग जाती है, आपने अपने सिल्वर मेटल्स को भी देखा होगा, अगर आप ज्यादा देर उन्हें खुले में छोड़ दे तो उनका भी कलर चेंज होने लगता है। तो ये सब आपके क्या है, ये कोरोजन के एग्जांपल्स हैं, है ना। कोरोजन में क्या होता है कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, वो मॉइस्चर, ऑक्सीजन या फिर एसिड्स वगैरह के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और उनके साथ रिएक्ट करके क्या होता है कि मतलब वो जो मेटल्स है वो खराब होने लगते हैं। जैसे आयरन, उस पर जंग लग जाती है ना, तो जंग लगने के बाद क्या होता है, वो गलने लगता है ना। तो उसी तरीके से जो आपका जैसे सिल्वर है ना, वो भी जब आप उसे खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर भी एक लेयर चढ़ जाती है, आपने देखा होगा, उसका कलर चेंज होने लग जाता है, यानी कि जो आपका मेटल है वो खराब होने लग जाता है ना। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या होता है कि जब कोई मेटल जो है वो एसिड या फिर मॉइस्चर या फिर एयर वगैरह के साथ रिएक्ट कर ले तो क्या होता है, आप बोलेंगे उसका कोरोजन हो गया, है ना। जैसे एग्जांपल में मैंने अभी आपको दिया रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर ब्लैक कोटिंग जो हो जाती है आपकी सिल्वर पर, ये सारे जो है ये कोरोजन के एग्जांपल्स है। उसके बाद देखते हैं रेंसिडिटी। अब आपकी रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी मतलब जैसे जो आपका खाना होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप खाना बाहर ऐसे खुला छोड़ देते हैं या फिर तो उसमें से बदबू आने लगती है ना, खाने में से बदबू आने लगती है, वो बोल देते हैं ना खाना बुस गया, है ना। तो उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं, जो आपका खाना बुस जाता है, यानी कि अगर आप खाने को बाहर ऐसे ही छोड़ दे तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन वगैरह के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें बदबू आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज होने लगता है, ठीक है। तो जब जो खाने में जो आपके फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, जब खाने में जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो क्या रेंसिड हो जाते हैं, है ना। दे बिकम रेंसिड, मतलब वो बेकार हो जाते हैं और उनमें से क्या होती है, स्मेल आने लगती है और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। यही आपकी रेंसिडिटी कहलाती है कि जब ऑक्सीजन से फैट और ऑयल ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कर लेते हैं तो जो आपका खाना है वो बेकार होने लगता है और उसमें से स्मेल आने, उसका टेस्ट चेंज होने लगता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी बोला जाता है। अब जो आपका खाना है, आपने देखा होगा, उसे रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या किया जाता है, फ्रिज वगैरह में रख दिया जाता है ना। जो आपका खाना है उसे बचाने के लिए फ्रिज वगैरह में रख दिया जाता है, या फिर अब देखिए वो जो होते हैं सब्सटेंस जो कि आपके खाने वगैरह को, आपके खाने के मटेरियल को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, यानी कि उन्हें ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से, उन्हें ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करते हैं, उन्हें आपका क्या बोला जाता है, उन्हें आपका एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है, क्योंकि वो उसे ऑक्सीडाइज करने से रोक रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाएगा, उनको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाएगा। तो क्या होता है, आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए जाते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज होके बेकार ना हो जाए। अब जैसे जो भी आपके है ना, जैसे आपके फूड्स जो है उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है एयर टाइट कंटेनर में? ताकि वहां तक, अब जैसे आपके चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उनके चिप्स वगैरह के पैकेट भी एकदम पूरी तरह से बंद होते हैं। क्यों? ताकि वो जो बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंस है उससे रिएक्ट ना कर ले, क्योंकि अगर वो उससे रिएक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, वो बेकार हो जाएंगे। तो क्या होता है, उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख दिया जाता है। उसके बाद देखिए जो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है वो भी क्या होता है, वो भी चीज़ों को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है ना। अब आपने देखा जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें गैस ही रहती है ना, वो फूले रहते हैं, मतलब उनके अंदर गैस प्रेजेंट होती है। तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, उसे क्यों फिल किया जाता है, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये था आपका रेंसिडिटी। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे फटाफट रिवीजन के नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।